जी नमस्कार सभी को। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका अपना 9 नंबर टेस्ट सांख्यिकी स्टैटिक्स, जिसमें हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से संबंधित हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के माध्य माध्यिका बहुलक के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपने पास में मिलते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मिलाकर हमने जो एक छोटा सा टेस्ट तैयार किया, उस टेस्ट पे बने 12 क्वेश्चनों में किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए और आपने किस प्रकार से उन्हें किया, इस सब का मूल्यांकन करते हुए अपने करते हैं शुरुआत और लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से था। दिया गया कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक मान 24 रुपए है, अज्ञात बारंबारता f जो होगी वो हमें प्राप्त करना है। तो आपके पास में देखिए एक तरफ वर्ग कॉलम बना हुआ है, एक तरफ परिवार की संख्या जिनको हम क्या कहेंगे, f कहेंगे। तो ये हमारे पास में f है और ये हमारे पास में क्या है भाई, वर्ग है। अब क्योंकि सतत वर्ग बंटन, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो समान हो तो वो सतत वर्गीकृत वर्ग बंटन होता है, अपवर्जी बंटन होता है। इस केस के अंदर अपने को जब भी बहुलक निकालना होता है आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है, क्या, z बराबर में l प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये बहुलक का हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से अपने को काम करना है। करें इसकी शुरुआत, उससे पहले देखिएगा z। z क्या होता है अपने पास में, बहुलक जिसका मान कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है। अब जो 24 है वो किस वर्ग के बीच में आता है, कि वो जो 24 है वो 20 से 30 के बीच में आता है। तो ये हमारा मान क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ये हमारा मान क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। एन क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि कितने हैं, 20। अब f में कंफ्यूजन हो तो आप नंबर लगा दो, f0 f1 f2। डब्बे के अंदर वाली संख्या f1 होती है बारंबारता वाले कॉलम में, और उससे ऊपर 0 नीचे 2 होता है अपने पास में। तो आया f1 यानी 27 माइनस f0 यानी 23 बटे में 2f। तो यहां से f1 27 माइनस 23 और f2 अपने पास में है ये माइनस f2 और इंटू h वर्ग अंतराल जो कि कितने का है, 10 का है। बस अब इन सभी आंकड़ों को हल करना और उत्तर प्राप्त करेंगे। 20 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 27 में से 23 गया तो 4 आया अपने पास में। 27 दुआ 54 हो जाता है अपने पास में, है ना। 54 में से 23 घटा देंगे तो यहाँ से आया 1 और यहाँ से अपने पास में कितना है, 31 माइनस f, और जो 10 है वो इसके साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 40। चलिए अब इसे हल कर देते हैं और उत्तर निकालते हैं अपने पास में। अब जो 31 माइनस एफ इधर आके गुणा करेगा 4 के साथ में तो ये कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 31 से करेंगे, 4 4 तिया 12 124 माइनस 4f बराबर में कितना आ रहा है अपने पास में, 40 आ रहा है। अब ये 4f उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 40 इधर आके माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 84। f का मान हमें प्राप्त करना है, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 21। यही आपसे पूछा गया था, यही आपको बताना है। आपसे पूछा गया f का मान, तो f का मान कितना आया, 21। एक अज्ञात बारंबारता हमें प्राप्त करनी थी, किसके माध्यम से, बहुलक से। क्वेश्चन कैसा था, सतत वर्ग बंटन दिया हुआ था जिसमें बहुलक देते हुए f का मान प्राप्त करना, बिना सूत्र के आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर सेकेंड। ग्राफ का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। आपको बड़े अच्छे से सिखाने का प्रयास किया और बार बार ये बात हुई थी, जब आप तोरण वक्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तोरण वक्र, जिसको संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं, जिसको हम ओजाइव वक्र भी बोलते हैं, है ना। इसके द्वारा दो प्रकार के होते हैं ये, से कम और से अधिक। एक होता है से कम और से अधिक, एक
जो ग्राफ होता है वो लगातार ऊपर जाता है और एक ग्राफ जो होता है वो लगातार नीचे आते हैं। इस प्रकार के जो दोनों से कम और से अधिक त्वरण वक्र जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को यदि आप एक्स अक्ष पे लेके आते हैं तो एक्स अक्ष वाला वो जो बिंदु होता है जहां पर वो टच करती है, वो मान होता है किसका? माध्यिका का होता है। तो आपको ध्यान रखना है, माध्यिका किसी चित्र से प्राप्त किया जा सकता है। किस चित्र से प्राप्त किया जाता है? त्वरण वक्र से प्राप्त किया जाता है। त्वरण वक्र से क्या प्राप्त किया जा सकता है? माध्यिका। त्वरण वक्र को क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता वक्र। ऑप्शन नंबर ए अपने पास में। ये आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण की जब बात करते हैं वहां पर आपने ऐसे क्वेश्चनों को निकालना है। चलिए आइए, 10 संख्याओं का माध्य 16 है। आपने कहा कि हमारे पास में 10 संख्याएं हैं। का माध्य जो है वो कितना है? 16 है। 10 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है आपके पास में? 16 है। अब आप कहते हैं कि जांच करने पे ज्ञात हुआ कि दो अंक 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 गलती से लिख दिया गया था। तो इसका मतलब दो विद्यार्थियों के या दो अंक थे हमारे पास में, एक 8 और दूसरा था क्या? 7। एक 8 और दूसरा 7 था, स्थान पर आपने 4 व 6 गलती से लिख दिया था। आपने गलती से क्या लिख दिया? 4 व 6 जो है वो गलती से लिख दिया था। तो माध्य का सही मान क्या है, यह हमें प्राप्त करना है। तो माध्य का सही मान हमें प्राप्त करना है। तो चलो निकालते हैं कैसे। सबसे पहले आपको ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपका जो पुराना माध्य दिया गया होता है उसे नोट करना है। ये आपको सही रूप में दी गई संख्या थी और आपने गलती से उनको ये लिखा था। तो गलती से लिखी गई संख्या को बाहर करते हैं और सही रूप में लिखी गई संख्या को अंदर की ओर लेके आते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो आपने कहा 8 व 7 सही नंबर थे, जिसके स्थान पर गलती से 4 और 6 लिख दिया। दो या दो से ज्यादा संख्याएं होती है तो उनका जोड़ करके लिखा करो। एक ही संख्या के रूप में सही पढ़ो, एक ही रूप गलत संख्या के रूप में पढ़े। तो 4 और 6 10, यहाँ 8 और 7 15। इसका मतलब हमारे पास में आंकड़ा एक 15 था जिसको गलती से आपने 10 लिखा है, ये पढ़ना है। जैसे ही आप 10 और 15 लिखते हो, इन दोनों संख्याओं की अब आवश्यकता नहीं, इधर हटा दीजिए। अब आपको पुराना माध्य हमेशा लिखना है। आप जब त्रुटि में सुधार करेंगे तो जोड़ में परिवर्तन होगा, जोड़ में परिवर्तन होगा तो मान में बदलाव तो होगा। अब उस केस में आप क्या कहते हैं, ये देखिएगा, बाहर जाने वाली संख्या 10, अंदर आने वाली 15। गलत रूप में 10 लिखा, अंदर 15 है। अगर आपके अंदर आने वाली संख्या उससे बड़ी हो तो प्लस लगाना है, क्योंकि इधर आंकड़ा बड़ा है। और अगर कम होता है तो माइनस लगाना है, ये बात ध्यान। अगर मान लीजिए यहाँ 8 होता तो हम क्या लगाते हैं? माइनस। लगाया प्लस। कितने का फर्क आया? 5 का आया तो 5 लिखो। कितनी संख्या है? कहती 10 है। तो यहां से हल करेंगे तो 10 प्लस 1/2 का मतलब 0.5। तो आंसर क्या आएगा? 16.5 आपके पास में उत्तर प्राप्त हो, जो कि कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। त्रुटि के बाद का नया माध्य 16.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक समंक क्या होते हैं? जहां प्रेक्षक खुद आंकड़ों को कलेक्ट करता है, आंकड़ों का व्यवस्थित करते हैं, आंकड़ों का मूल्यांकन करते हैं, आंकड़ों की त्रुटि को दूर करते हैं, यानी यूं कहिए कि अन्वेषक पर पूरा का पूरा काम डिपेंड करता है, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। किसी माध्यम से जब आपको प्राप्त होते हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, वो आपके द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक समंक क्या होता है? जिस सावधानी से संकलन किया जाता है उस पर आश्रित करता है। क्योंकि आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पहुंचाए लिखे हुए नोट्स अगर आपके पास पहुंचते हैं तो उन नोट्स में यदि त्रुटि है तो सीधे सीधे आप हम पर ब्लेम डालते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमने उनको तैयार किया था। तो ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े उतने ही सही होते हैं जितने प्रेक्षक जितने सावधानी से उनको बनाता है। अगर उसमें लापरवाही करेंगे तो प्राथमिक आंकड़े गलत होंगे। बड़े व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे तो आंकड़े बढ़िया होंगे, और पूर्ण रूप की जिम्मेदारी बनाने वाले पर डिपेंड करता है। तो जिस सावधानी से संकलन किया जाता है उस पर आश्रित होते हैं कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। ये कहना गलत रहता है कि हमेशा प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक से अच्छे हैं या द्वितीयक प्रथम प्राथमिक से अच्छे हैं। ये दोनों को कंपेयर करना संभव नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। आइए, x तथा 1/x का माध्य m है। तो आपने कहा कि x और दो संख्याओं का माध्य कैसे बनाते हैं? दोनों का जोड़ करके 2 का भाग दें तो माध्य प्राप्त होता है। वो कितना है अपने पास में? m। तो यहां से बताइए x प्लस 1/x के बराबर का मान कितना है? 2m है। कितना है मान? x प्लस 1/x का मान कितना है? m, यानी 2m प्राप्त हुआ अपने पास में।
अब वो ये कहते हैं एक्स क्यूब 1/x³ का मान बताएं। तो इसके लिए अब अपने को क्या करना है भाई, x³ + 1/x³ का मान चाहिए अपने पास में। और ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो आपको एक छोटा सा नियम लिखाया हुआ है कि x + 1/x के बराबर में a हो, और अगर आपसे x³ 3 + 1/x³ का मान पूछा जाता है तो a³ - 3a कहा जाता है। ये प्राप्त करने का तरीका होता है। तो a³ यहां पर कितना है, 2m³ है, -3 2m हुआ अपने पास में। अब इसे हल कीजिए तो कितना रहे, 2⁻3 8m³ -6m, कॉमन क्या रहे, 2m आप कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 4m² -3। तो ये आपको इनका जोड़ प्राप्त हुआ। क्या आपको जोड़ चाहिए था, नहीं, इनका तो माध्य चाहिए। तो माध्य चाहिए तो आपको क्या करना है, अब आप देखिए कि आपके लेफ्ट भाग में क्या है, x³ + 1/x³ है जिसका मान ही है। अगर हम लेफ्ट में भी 2 का भाग दे दें, राइट में भी 2 का भाग दे दें, तो बताइए इन आंकड़ों का माध्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इधर 2 से 2 कटा तो क्या प्राप्त होगा, m/m² - 3 आपका माध्य प्राप्त हुआ, जो कि एक्स फॉर्मेट के अंदर दिए गए चर या पदों के बीच में आपसे पूछा जाता है। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आरपीसी के द्वारा 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जाम के अंदर। तो ये अपने पास में प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6, दिए गए आंकड़ों के माध्यिका और माध्य का अंतर। देखिए आप सबसे अच्छी चीज क्या जानते हैं कि z बराबर में 3m - 2x बार, माध्य माध्य का बहुलक के संबंध पे आधारित अगर आप प्रॉपर्टी को नहीं जानते, इस पे बनने वाले 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप नहीं करें तो सीधा सीधा स्टैटिक्स को एक गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, या हम पूरा का पूरा रिस्की काम कर रहे हैं। इस पे बनने वाले 3 क्वेश्चन होते, तीनों के तीनों समझ आपको होना चाहिए, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो आज के दिन में ही मिल गया, एक तो अंतर पे आधारित। अगर आपको याद रहे तो 3 नियम याद रखने होते, ना याद रखे तो इस पे बनने वाला मैं बना देता हूं। अगर हम दोनों तरफ m घटा दें, अगर हम दोनों तरफ m घटा दें तो 3m - 2x बार -m, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, z - m, 3 में से 1 गया तो 2m - 2x बार, z - m बराबर में 2m - x बार। ये आपके पास प्रॉपर्टी आई, अगर याद रख सको तो याद रख लो, नहीं तो बना लिया करो आप। अब यहां से देखिए क्या कहा, आपको कहा गया माध्यिका और माध्य का अंतर, माध्यिका और माध्य का अंतर, ये माध्यिका और ये माध्य का अंतर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो क्या प्राप्त होगा, बहुलक माइनस m, यानी बहुलक को z से लिखते हैं, माध्यिका को m से, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर प्राप्त होगा। यही अपने से पूछा था, केवल 2 से गुणा करते क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कितना प्राप्त हुआ, 12 दूआ 24 प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी अपने पास में। केवल 2 से गुणा और क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, इस बार बहुलक और माध्यिका के साथ में और बहुलक और माध्य के साथ में, और ये मूल प्रॉपर्टी, 3 बातें याद रखने के लिए सिखाई थी और तीनों को याद रखिएगा। आइए, कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शेषकों के अंतर्गत 1 माह में चीनी की लागत। देखिए आपने कहा कि इस आपके डायग्राम को पाई चार्ट पर आधारित बनाया गया है। पाई चार्ट में आपने कहा कि 4 लागत है आपके पास में। पहला तो कच्चे माल पे, कच्चे माल पर आपका जो खर्चा है वो 12 है। कच्चे माल पर आपका जो खर्चा बताया गया वो कितना है, 12 है। कच्चे माल पर आपने जो खर्चा बताया वो कितना है अपने पास, 12। उसके बाद में आपने कहा श्रम, उसके बाद में आपने कहा श्रम, और श्रम पे है जो वो कितना है, वो है 20 है। फिर आया अपने पास प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष पे आपके पास में है वो कितना है, 35। प्रत्यक्ष के लिए है 35, और फिर आप कहते हैं अन्य, अन्य के लिए 23, अन्य के लिए 23। तो वो कहते हैं केंद्रीय कोणों का मतलब, आपको कहता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे के अंतर। तो आप देखिएगा यहां पर आपके पास टोटल जो खर्चे दिखाए गए हैं यूनिट के रूप में, टोटल यूनिट कितनी है पहले तो ये देखिएगा आप। तो टोटल यूनिट करते हैं अपने पास में, देखिएगा 23 और 12, 35, 70, 90, टोटल यूनिट कितनी है, 90।
अब आपको जब भी किसी का डिग्री मान बताना पड़ता है तो जिसका डिग्री मान पूछा जा रहा है उसको ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, इंटू 360 करना होता है। ये बात सीखिए। अगर ये मान प्रतिशत में लेके जाना होता तो इंटू 100 करते। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? कच्चे माल है। सबसे बड़ा कौन है? प्रत्यक्ष है। दोनों का अंतर कितना है? क्योंकि आपने अंतर पूछा है। तो 35 और 12 का अंतर कितना हो गया? 23। जिसका पूछा ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, और डिग्री में जा रहे हो इसलिए 360 से गुणा करना है। 9 से 4 के कटा, 4 या 12, 8 और 1 9, तो कितना डिग्री प्राप्त हुआ? 92 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। कितना जी? 92 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अपने को प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि z बराबर 3m माइनस 2x बार पे आधारित आपके प्रॉपर्टी पे बना क्वेश्चन आता है, तो आपके उथल पुथल मचाकर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको अपनी सही मूल प्रॉपर्टी को पहचान करना होता है। तो ये पहचान करने के लिए आपको चारों ऑप्शन यूज करने होते हैं। आप भले क्रम ए से चलें, भले डी से चलें, लेकिन कितना जल्दी कर पाएंगे ये डिपेंड अपनी प्रैक्टिस पे करता है। कैसे कर पाएंगे वो देखेगा। हम पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन, इसको अल्फाबेट में लिखा करो। माध्य को क्या लिखा जाता है? एक्स। बहुलक को क्या लिखा जाता है? जेड। 3 माध्य को क्या लिखा जाएगा? एक्स बार, और माध्यिका को एम। लिखा आपने। अब आपके सामने जैसे ये प्रॉपर्टी आती है, आपको एक ही काम करना है कि जेड को एक अकेला रख दीजिए। जेड को एक तरफ कर दोगे तो दूसरी तरफ हमेशा होना चाहिए 3m माइनस 2x बार। जिसमें हुआ वो सही, और यही नहीं हुआ वो गलत होगा। तो आपने कहा x बार माइनस जेड बराबर में 3x बार माइनस 3m। अब ये अपने को z को उस तरफ लेके चलते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारी संख्या इधर लाएंगे। 3m माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 3x बार किसका था? प्लस का। इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये इधर x बार किसका है? प्लस का है। लो जी, तो क्या प्राप्त हुआ? 3m, एक 3 माइनस का, एक प्लस का, तो क्या हुआ? माइनस 2x बार बराबर किसके? z के। बताइए मूल प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती? क्या बिल्कुल ऐसा ही तो होता है? ऐसा ही होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक। चलिए 9 नंबर। 15 17 16 7 10 12 14 16 19 12 16 की माध्यिका और माध्यक्रम हमें यहां से माध्यिका और माध्य दोनों बताने हैं। तो उस क्रम में देखिएगा, माध्यिका बताने के लिए हमें इनका क्रम जमाना है। माध्यिका के लिए हमें इनका एक क्रम जमाना है, या आरोही या अवरोही। हम शुरुआत करते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या 7। 7 के बाद में आपके पास में संख्या आ रही है 10। 10 के बाद में 12 आएगा 2 बार। 10 के बाद में 12 आएगा 2 बार। 10 के बाद में 12 आया 2 बार। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि 14 भी है अपने पास में, 15 भी है, और 16 आया 3 बार। 14 15 और 16 3 बार। 14 15 16 16 16। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है 17। 17 के बाद में आ रहा है अपने पास में 19। तो फिर आया 17 और 17 के बाद में आ गया 19। तो आपके पास कितने आंकड़े गिनिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 आंकड़े थे। अब 11 आंकड़ों में क्या होता है? माध्यिका हमेशा आरोही और अवरोही क्रम जमाने के बाद का मिड पॉइंट आपका माध्यिका होता है। मिड पॉइंट आपका माध्यिका होता है। तो मिड पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि 3 और 2 5 इधर है, 3 और 2 5 इधर है। मिड पॉइंट कौन प्राप्त हुआ? m का मान 15। क्या प्राप्त हुआ? m का मान 15 प्राप्त हुआ। तो माध्यिका हमें 15 मिली, तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया। अब या बी या डी, तो दोनों में से चेक करने के लिए अपने क्या करते हैं? समांतर माध्य बताने के लिए हमें प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करना होता है। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करना होता है, यानी इन सब का जोड़ करना है। तो जब आप इन सब का जोड़ करेंगे तो जोड़ मान प्राप्त होगा 154। और 154 के अंदर संख्या कितनी है? 11 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? 14। तो समांतर माध्य है 14, माध्यिका है 15। कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए? बी बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और दोनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। कैसे माध्यिका प्राप्त करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों से, कैसे बहुलक, और कैसे समांतर माध्य। केवल ये 2 चीजें आपसे पूछी गई। क्वेश्चन अभी इतना खतरनाक था नहीं। आइए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो आपको अभाज्य संख्या लिखना आना चाहिए। यदि नहीं जानते तो गड़बड़ हो जाएगा। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो किसी दूसरे के पढ़े में नहीं आते, वो क्या कहलाते हैं? अपने अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस क्रम में आइए अपने शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के क्रम में पहली अभाज्य संख्या है आपके पास में 2, 2 के बाद 3,
3 के बाद 5 के बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23 और कितना हो गया 29। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके पास कुल कितनी अभाज्य संख्या 10 प्राप्त होगी। और माध्यिका बताने का क्या तरीका होता है कि बीच वाली संख्या, अगर बीच की संख्या मिले तो ठीक, नहीं तो सबसे छोटी मध्य दो संख्याओं का औसत। तो आप देखेंगे कि 10 संख्याओं में 4 लेफ्ट में 4 राइट में छोड़ देते हैं अपने पास में। तो बीच में संख्या कौन सी बची 11 और 13, जिनका जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी आपके पास प्राप्त होता है। ऑप्शन सी 12 प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। आटा मिल में 200 श्रमिकों के आय वितरण है अपने पास में, और अपने को इसका क्या बताना है औसत, मजदूरों का औसत यानी समांतर माध्य प्राप्त करना है। बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। कैसे देखो, समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए आपके पास में ये वर्ग कॉलम बना हुआ है, इससे पहले आपको एक एक्स कॉलम बनाना पड़ेगा। तो 80 और 100 का बीच का मान 90, 110, 130, 150, 170। अब आपको क्या चाहिए, ये एफ का मान है। अब हमें एक और कॉलम बनाना है एफ एक्स। 9 दुआ 18, 1800 आया। 11 तिया 33 के आगे 2 जीरो आ गया। 13 दुआ 26 के आगे 2 जीरो आ गया। 15 चौके 60 के आगे 3 जीरो 2 जीरो आ गई। 17 निमा 153 होता है तो उसके आगे 2 जीरो। ठीक है जी, अपने पास में 9 दो 18, 11 ते 33, 13 दो 26, 15 चौके 60। ठीक है जी। अब इनका हमें क्या करना है जी, समांतर माध्य प्राप्त करने का एकमात्र फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब इनका हमें जोड़ करना है तो 2 जीरो तो आएगी आएगी अपने पास में। तीसरा 3, 3 और 3 6 6, 12 12 8 20, 20 का 2, 17 6 23 तो 25, 3 28 और 1 29। तो यहां से अब अपने पास में, और एफ कितना है अपने पास में, एफ आपने दे रखा था 200। तो एफ का मान कितना है भाई 200। 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो यहां से कितना प्राप्त हुआ 145, जो कि ऑप्शन नंबर ई। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करने से समांतर माध्य प्राप्त होता है, नंबर 11। चलिए आइए अंतिम क्वेश्चन अपने पास में। 150 प्रेक्षणों में से पहले 100 प्रेक्षण, हमारे पास में टोटल 250 प्रेक्षण है, 150 क्या, इनमें पहले 100 प्रेक्षणों का माध्य 5 है। इनमें 100 प्रेक्षणों का माध्य 5 है। शेष बचे 150 प्रेक्षणों का, शेष 150 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 25/3 है। पूरे समूह का माध्य क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है। हम इनका गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी और छोटे तरीके से भी कर सकते हैं, पर आंकड़े आसान है इसलिए हम सीधे सीधे तरीके से प्राप्त करते हैं। बताइए क्या इनका जोड़ बता सकते हैं। 100 संख्याओं का माध्य 5 होता है, तो आप जानते हैं प्रेक्षणों की संख्या को माध्य से गुणा करते तो उनका जोड़ प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त हुआ 500। यहां पर भी हम जोड़ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास संख्या कितनी है 150 और उनका माध्य कितना है 25/3 है। 3 से काट दिया तो 50, 25 5 125, 1250 हुआ। हमारे पास में कुल प्रेक्षण कितने, यानी प्रेक्षणों का जोड़ कितना हो गया 12 और 5 1750, और संख्या आंकड़े कितने हमारे पास में 250। तो 0 से 0 कटा, 25 छिके 150, 25 आता 175 अपने पास में। ऑप्शन नंबर क्या प्राप्त हुआ बी। ये थे आपके 12 क्वेश्चन, और टॉपिक वाइज टेस्ट अपने यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अब आपका वीकली मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स तीनों भाग को मिलाकर मॉक टेस्ट छोटे छोटे रखे जाएंगे, हर हफ्ते लिया जाएगा। शेड्यूल आपका टेस्ट सीरीज पार्ट में लग जाएगा। 12 क्वेश्चन पूरे सिलेबस पे आधारित, जिन हम 12 प्रश्नों को आरपीसी के द्वारा हमारे सामने रखे जाने की उम्मीद करें, और जिस स्तर के रखे जाएंगे उस स्तर के क्वेश्चन आपके सामने बना रहेगा। और लगातार मॉक टेस्ट करने से आप ये अपना टारगेट सेट कर पाएंगे कि हम 12 में अपने आप को कहाँ रख पा रहे हैं। आज इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास के साथ।